हाँ तो देखिए बच्चों, हम स्थित ऊर्जा पढ़ रहे थे ना, और स्थित ऊर्जा के बहुत सारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम स्थित ऊर्जा को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि वास्तव में जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है। और हमारे पहले और दूसरे चैप्टर में विद्युत ध्रुव के कई डेरिवेशन दे रखे हैं। तो जितने विद्युत ध्रुव के डेरिवेशन हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो एक साथ यदि हम इनको जोड़कर देखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे विद्युत ध्रुव के लिए हम निकालना चाहें, हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के जितने भी टॉपिक हैं आप उनको एक साथ देख लीजिए, तो आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेंगे वो, और आपकी तुरंत वो समझ में आ जाएंगे। जैसे हमने विद्युत ध्रुव के कारण ये निकाला था ई अक्ष, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कौन से बिंदु पर? अक्षीय बिंदु पर। दूसरा निकाला था हमने निरक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा निकाला था हमने निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता। यानी विद्युत ध्रुव के कारण जो एक टॉपिक हो गया वो तो हो गया तीव्रता। मैं एक दिन आपको बता चुका हूं कि आपको विद्युत ध्रुव सीखना है तो सबसे पहले ये समझिए इस विद्युत ध्रुव में क्या चीज होती है, ये क्या है। और ये जब समझ में आ जाएगा तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1 विद्युत ध्रुव के कारण हमने क्या निकाली है? तीव्रता। और तीव्रता कितने बिंदुओं पर निकाली? एक तो अक्षीय बिंदु पर और एक निरक्षीय। अब अक्षीय बिंदु किसे कहते हैं, निरक्षीय बिंदु किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अक्षीय निकालना है तो अक्षीय के लिए ये हो जाएगा, देखो ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों के सेंटर को आपस में मिला दो, तो इस रेखा को हम कह देंगे अक्षीय। आ रही ना बात समझ में? तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो रेखा जा रही है आपस में दोनों को मिला दे हम, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा कहते हैं। और ये अक्षीय रेखा पर यदि कोई बिंदु स्थित है और उस पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगी ई अक्षीय। अब निरक्षीय कौन सी होगी? ये अक्षीय शब्द आपके 1000 बार काम आएगा, एक बार नहीं। आप इसे समझ गए तो जहां भी वो पूछेगा आपसे अक्ष किसे कहते हैं, अक्ष पर हमें विद्युत विभव निकालना है, निरक्ष पे निकालना है, ठीक है, तो वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। देखो हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, दोबारा से ध्यान दीजिए आप। हम सीखना चाहते हैं कि हमारा विद्युत ध्रुव का कोई सवाल गलत ना हो और हम उसे कम समय में आसानी से कर लें। तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो विद्युत ध्रुव के कारण हमें सबसे पहले क्या निकालना है? तीव्रता। क्यों निकालनी है? क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है वो बता रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास दो टॉपिक आ गए। एक आ गया अक्षीय बिंदु पर तीव्रता और दूसरा आ गया निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता। तो हमने इस अक्षीय बिंदु को सीखा, तो ये अक्षीय बिंदु हो जाएगा। इसके सेंटर से कोई भी वस्तु हो, इसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा ये कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। और इसका जो मध्य बिंदु हो, मान लो मैं मध्य बिंदु मान लेता हूं O,
इसके लंबवत जो रेखा जाएगी, अक्षीय रेखा के लंबवत है और इस बिंदु O से जा रही है, जो A और B का मध्य बिंदु है, तो इसको हम निरक्षीय रेखा कह देते हैं। क्या कह देंगे हम इसको? निरक्षीय रेखा कह देंगे। तो ये निरक्षीय रेखा हो जाएगी। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये निरक्षीय रेखा हो गई, ठीक है। तो अब जब कभी भी हमें इनकी आवश्यकता होगी, अक्षीय कौन सा होता है, निरक्षीय कौन सा होता है, तो हम इनको आसानी से समझ जाएंगे। आप मान लो इसको आसानी से याद रखना है आपको ट्रिक बना के। तो इसे हम क्षैतिज मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी हमारी। इस तरीके से हम इसको क्या मान सकते हैं? क्षैतिज, ठीक है। तो ये क्षैतिज इसको मान लिया, तो ये किसकी तरह है? अक्षीय रेखा की तरह है। और इसके लंबवत हमारी ऊर्ध्व रेखा होती है, क्षैतिज रेखा, और इसके 90 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? ऊर्ध्व रेखा। तो बस ये सीधी रेखा और ये इसकी एक लंबवत रेखा, इसको अक्ष, और ये हो जाएगा निरक्ष। तो अक्ष के लिए देखेंगे तो यहां पर आप बना लो थीटा बराबर 0 डिग्री। इधर लेंगे तो हम इधर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। इस जगह लेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब उसने 0 डिग्री कहा तो हम समझ गए वो बिंदु कौन सा है? अक्षीय बिंदु है। 180 डिग्री कहा तब भी वो कौन सा बिंदु होगा? अक्षीय। तो यानी अक्षीय बिंदु 0 डिग्री पर भी होता है और 180 डिग्री पर भी होता है। और ये दोनों स्थिति हमने विभव वाले पॉइंट में निकाली थी। हमने विभव का सूत्र निकाला था, उसमें थीटा बराबर 0 निकाला था। तो ये आ गया था इस साइड और दूसरा हो गया था इस साइड 180 का। अब 90 का निकालना है तो वो हो जाएगा निरक्ष पर। तो आगे समझ में आपको अक्ष किसे कहते हैं और निरक्ष किसे कहते हैं। ये वाला ये भी निरक्ष है और ये कितने डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो ये भी निरक्षीय बिंदु हो जाएगा। और यदि हम इस 0 डिग्री की जगह लें 360 डिग्री तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? ये भी अक्षीय बिंदु हो जाएगा। 0 डिग्री पर भी यहां आता है बिंदु, 360 पर भी इसी रेखा पर आता है, 180 पर भी इसी रेखा पर आता है। तो ये तीनों कोण इसको बता रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको इस तरीके से नहीं बता पाएगा कोई। हमने अक्ष और निरक्ष को सीख लिया। तो अक्षीय बिंदु कितने हो सकते हैं? 3। ये कोण हो, ये कोण हो, ये कोण हो, तो वो अक्षीय बिंदु ही होगा। निरक्षीय देखना है तो आप देख लो, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 270 डिग्री। ये दोनों कोण निरक्ष को बताते हैं। तो हमें ये सिमट के नहीं रहना है कि बस यही बिंदु निरक्ष है, इसी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, या यही अक्ष है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो पढ़ाते हैं वो यहां पर बता दिया बस ये हो गया निरक्ष, ठीक है। या उन्होंने अक्ष बताया तो बता देंगे ये हो गया अक्ष हो गया, ठीक है, और ये निरक्ष हो गया। आप खुद ही सोच लो, क्या ये अक्ष और ये निरक्ष ये दो ही बिंदु हो सकते हैं? तो आप खुद देख लो, आपको पता चल जाएगा कि अक्ष कितने हो सकते हैं।
तो हमने अक्ष के लिए निकाल लिया थीटा बराबर 0 डिग्री भी अक्ष पर होगा, 180 डिग्री भी अक्ष पर है और 360 डिग्री भी अक्ष पर है। जबकि निरक्ष के लिए ये 90 डिग्री भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा 270 डिग्री। तो सिंपल यदि और वो हिंदी में लंबवत कह दे, आप इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, उसने लंबवत कह दिया तब भी वो निरक्ष बन गया। आप खुद देख रहे हो, इस तरीके से आपको पता नहीं चलेगा। निरक्ष कहने से ही निरक्ष नहीं हुआ, उसने लंबवत बोल दिया तब भी वो क्या हो गया निरक्ष। 90 डिग्री कह दिया तब भी निरक्ष। ठीक है। और विषुवतीय तल तो उसने बताया था। ठीक है, वहां लिखा हुआ था विषुवतीय को भी हम निरक्ष मानते हैं। आ रही ना बात समझ में। और मैंने इसमें आपको सिखाया था, इतना ही नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ज्यादातर लोग या तो अक्ष बता पाते हैं या निरक्ष, लेकिन मैंने आपको यहां पर कई नाम बता दिए। और भी कोशिश करें हम तो यहां पर हम सीख सकते हैं। देखो, दो नाम और आते हैं, उनमें नाम आता है, देखो, एक अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ को मैंने बना दिया अनुप्रस्थीय बिंदु। और एक नाम आता है अनुदैर्घ्य बिंदु। अनुप्रस्थीय बिंदु, अनुदैर्घ्य बिंदु या अनुप्रस्थ रेखा, अनुदैर्घ्य रेखा। तो ये इन्हीं के नाम है। और वो कैसे, देख लो, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है, देखो, अनु माने मैं आपको बताऊं अनुसरण करना या पीछा करना। ठीक है। और धैर्य एक तरीके से लंबाई होती है, जैसे तरंग धैर्य, तरंग की लंबाई। तो हमने इस अनुदैर्घ्य शब्द से निकाल लिया कि हम किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश चलें। जैसे ये पेन है और ये इस पेन की लंबाई है, ये वाली, ये देख रहे हो आप, ये लंबाई है पेन की। तो अनु माने उसके पीछे चलना है और धैर्य माने लंबाई है। तो हम किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश चलें तो वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। और यहां गौर से देखो, अरे ये चीज तो अक्षीय बिंदु बता रहा। तो यानी चौथी स्थिति हमारे सामने ये आ गई। अक्ष के लिए मैं यहां पर लिख दूं, देखो, अक्षीय जो बिंदु है 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, और एक हमने निकाल लिया अनुदैर्घ्य। तो ये शब्द आ जाए तब भी आपको वो बिंदु कौन सा समझना, अक्षीय बिंदु समझना है। अब अनुप्रस्थ में क्या होता है, ये वस्तु है, इसके लंबवत काट को हमने, आपने देखा होगा, ज्यादातर अनुप्रस्थ काट बोलता है वो। किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतनी है, आपने सुना होगा। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या हुआ, जब अनुदैर्घ्य मालूम है मुझे, लंबाई के अनुदिश है, तो अनुप्रस्थ उसके क्या होती है, लंबवत। यानी ये जो काट है वो क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ। इस वस्तु पर हम दो तरीके से काट अप्लाई कर सकते हैं। एक तो इसके लंबाई के अनुदिश इसको काटे, और एक इसके लंबाई के लंबवत काटे हैं। तो लंबाई के अनुदिश काट है तो उसे हमने क्या नाम दे दिया यहां पर, अनुदैर्घ्य। और लंबाई के लंबवत है ऐसे, तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ। यानी हम कह सकते हैं निरक्ष के लिए कोणों से देखें 90 डिग्री आ रहा है,
270 डिग्री आ रहा है और ये आ रहा है अनुप्रस्थीय बिंदु। ठीक है, विषुवतीय भी आ जाए तो वो भी किस पे आएगा, निरक्ष के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से आपको कोई भी बिंदु आ जाता है तो किसी भी टॉपिक में आप तुरंत समझ जाओगे। तो आप एक साथ हजारों चीजें सीख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। आपने सिर्फ अक्ष सीखा, निरक्ष सीखा, लेकिन ये हमारी सब्जेक्ट में बहुत बार आएंगी। एक बार हम समझ लेते हैं तो इन स्थितियों में हम अच्छी तरह समझ गए, हमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अनुप्रस्थ काट किसे कहेंगे, अनुदैर्घ्य काट किसे कहेंगे, या अनुप्रस्थीय स्थिति कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य स्थिति कैसे होती है, और इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको वास्तव में ये चीज मिलेगी कि आपको ये पता नहीं चलेगा हम कब इतने इंटेलिजेंट हो गए, और मेहनत भी आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। आपने सीख लिए, पर्यायवाची शब्द इनके बना लिए, तो आप खुद ही देख लो, स्थिति बहुत आसान आ जाएगी। आप दोबारा अक्ष और निरक्ष आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं है, और इनका काम बहुत जगह पड़ता है। तो हम यहां पर निकाल रहे थे अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा हो गई निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हम डिस्कस कर चुके थे। इनके सूत्र भी हमने याद कर लिए थे। तीव्रता के बाद देखो, पहला नंबर तीव्रता बताई थी हमने, हमको तीव्रता आनी चाहिए। उसके बाद और तीव्रता के लिए कितने बिंदु थे, 2, ए अक्ष पर, और दूसरा हो गया था निरक्ष पर। देखो तरीके से पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। विद्युत ध्रुव का तीव्रता निकालना है हमको, अक्ष पर निकालना है और निरक्ष पर निकालना है। मैं आपको सूत्र लिखा ही चुका था, कौन कौन से सूत्र होते हैं वो। ठीक है, यहां पर अक्ष पे था E बराबर 2kq/r², यहां हो जाएगा E बराबर kq/r²। मैंने आपको सिखाया था कि विद्युत ध्रुव है तो हम क्या करेंगे, विद्युत ध्रुव के लिए Q नहीं आएगा, यानी कभी भी विद्युत ध्रुव शब्द आ गया तो Q से ज्यादा महत्वपूर्ण गुण इस विद्युत ध्रुव का होता है P। तो आप तुरंत समझ जाओ विद्युत ध्रुव में जरूर इसमें P आ रहा होगा, तो यहां पर आ जाएगा P। और विद्युत ध्रुव है तो दूरी में r² की जगह 1 स्क्वायर फालतू आता है, यानी ये हो जाएगी 1 फालतू यानी 3। ऐसे यहां पर Q की जगह क्या लिख देंगे हम, P, और r² की जगह क्या कर देंगे, 3। ये खासियत है इसकी। ठीक है, तीव्रता के बाद हमने निकाला था बलाघूर्ण, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मान लो टॉ। तो बलाघूर्ण बराबर आया था RF sin थीटा। आप जानते हो कि हम जानते हैं बलाघूर्ण बराबर आता है टॉ बराबर RF sin थीटा, 11वीं में पढ़ चुके हैं। ये किसकी वजह से है, कक्षा 11वीं में। हमें किसकी वजह से निकालना है, विद्युत ध्रुव की वजह से। मतलब जब हम इस विद्युत द्विध्रुव को, एक इसका माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है, तो इस विद्युत द्विध्रुव को यदि हम बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस पर एक वलाघूर्ण कार्य करता है। तो उस वलाघूर्ण को निकाला था, और उसके लिए मैं आपको बताऊं, पहले मैं बता चुका हूं कि विद्युत ध्रुव आप सीखो,
एक ट्रिक कि जितने भी सूत्र है उसमें सब में P आएगा। इसमें P आ रहा है, ये P आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा, देखो ये P। और किस में रखा है हमने उसको, किसको रखा है हमने, विद्युत ध्रुव को, तो विद्युत ध्रुव के लिए आ जाएगा P। किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा यहां पर E। और निकालना क्या है, बलाघूर्ण निकालना है, तो ये आ जाएगा बलाघूर्ण टो। ये दोनों कैसे होते हैं, सदिश होते हैं, और ये भी सदिश है, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। तो ये हमारा विद्युत ध्रुव का बलाघूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम विभव देख लेते हैं, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा विद्युत विभव। विद्युत ध्रुव की वजह से विद्युत विभव है, और विद्युत विभव अक्ष और निरक्ष के लिए हमने एक ही सूत्र निकाला था, और वो आ जाएगा B बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। आप खुद ही देख लो, K आएगा ही, P आएगा ही, इसमें एक चीज क्या आ गई है, cos थीटा, क्योंकि अक्ष और निरक्ष निर्धारित नहीं किए हैं। और दूरी यहां पर देखो विभव में एक ही R आता है, लेकिन द्विध्रुव की वजह से यहां पर R में स्क्वायर लग गया है। ठीक है, हम सामान्य विभव का सूत्र लगेंगे तो B बराबर होता है KQ बटे स्मॉल r। बिंदु आवेश कारण विभव निकालेंगे तो, और विद्युत ध्रुव का कारण निकालेंगे तो Q की जगह क्या जाएगा, P, और R की जगह क्या जाएगा, R क्यूब। हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, B बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। विद्युत विभव के बाद हमने निकाली थी, नंबर 4 पर आ जाएगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इस विद्युत स्थित ऊर्जा को निकालने के लिए हमने सबसे पहले निकाला था विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। घुमाने में किया गया कार्य, तीव्रता हो गई, बलागुण हो गया, विद्युत विभव हो गया, और विद्युत स्थित ऊर्जा निकाल रहे हैं हम, और उसका एक हिस्सा है घुमाने में किया गया कार्य। और ये कार्य किसके बराबर आया था, W बराबर होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कार्य निकल के आया था। किसको घुमा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम विद्युत ध्रुव को घुमा रहे हैं, और कहां घुमा रहे हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो बाह्य क्षेत्र में जब विद्युत ध्रुव को हम घुमाते हैं तो W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कार्य करना पड़ता है। घुमाया कहां से कहां तक है, 0 से हमने थीटा तक घुमाया है। यदि मैं इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाता हूं तो यहां पर आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कार्य। आप ध्यान से देखना, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कार्य। अब दिमाग लगाओ, यहां पर जो मान आया वो थीटा 1 की वजह से एक आया है, और ये दूसरा कौन था हमारा, कॉस थीटा। 0 से थीटा लिखा है हमने, तो पहला कोण आ गया इसकी जगह, और दूसरा कोण आ रहा है यहां पर थीटा। तो हम कह सकते हैं इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा थीटा 1, और यहां पे लिखना पड़ेगा थीटा 2। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे तो ये आ जाएगा, देखो आप लिख सकते हो कार्य बराबर PE
और कितनी आसान है आप देख सकते हो, विद्युत ध्रुव है। तो आप सूत्रों को गौर से देखिए, ऐसे खेलते हैं, वास्तव में आपको कोई नहीं बता पाएगा और आप इस तरीके से नहीं समझ पाओगे। विद्युत ध्रुव को आज ही खत्म करना है, जितने टॉपिक हैं 5 मिनट में सारे खत्म हो जाएंगे। आप देख लो, तीव्रता है, हम पहले से जानते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर। अंतर क्या आया, बस एक आर यहां पर एक्स्ट्रा आ गया और क्यू की जगह क्या आ गया, पी। अक्ष पर है तो 2 लिख दो और निरक्ष पे तो सेम आ जाता है। ये तो तीव्रता हो गई। अब बलाघूर्ण निकालना है ना, तो उस परिस्थिति को समझो कि हम किसको कहां रख रहे हैं। आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कभी दोबारा वो टॉपिक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा और इस तरीके से तुम्हें कोई बता नहीं पाएगा। देखो, विद्युत ध्रुव को रख रहे हैं ना, और कहां रख रहे हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। मैं आपको चित्र बना के बताऊं। देखो, ये तो हमारा चित्र से हो गया विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। अब इसमें हम रख किसको रहे, उसको भी हम चित्र में बना देते हैं। देखो, हमने इसको रखना है a इंटू वी माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये आ जाएगा O, और इसका जो द्विध्रुवागुण होगा वो होगा P सदिश। तो हम जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बलाघूर्ण निकालना है। तो बलाघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, टॉ से। तो ये टॉ आ जाएगा, ठीक है। किसको रख रहे हैं, विद्युत ध्रुव को। मैंने आपको बताया था विद्युत ध्रुव का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, P, यानी P को रख रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा सूत्र में P। कहां रख रहे हैं, E में, तो ये आ जाएगा E। यानी आसानी से हम इसको टोपी से याद रख सकते हैं। टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। इसको इसमें रखना है तो ये होगा, सीधी सी बात है। P को रखो E में तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, टो, और वही सूत्र है टो बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। कभी भी बलाघूर्ण देखना है तो ये टोपी आ जाएगी। ऐसे यहां देख लो, इसमें आप देखना चाह रहे हो तो हमें देखो कार्य निकालना है, तो यहां पर कार्य आ गया। बलाघूर्ण निकालना था तो यहां पर क्या आ गया था, बलाघूर्ण। लेकिन किसको कहां रखने में निकाल रहे हैं, P को E में रखने पर। तो यहां भी कार्य में देखो W बराबर क्या आ रहा है, P। कोण के लिए देख लो, क्योंकि ये अदिश राशि है तो इसमें कॉस आएगा, और ये सदिश राशि है इसलिए साइन आएगा। तो आप W बराबर P कॉस थीटा लिख दो। भाई यहां साइन थीटा लिखा है सदिश राशि की वजह से। आप गौर से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में P ही है। इसमें भी PE, इसमें भी PE। यहां बलाघूर्ण निकाल रहे हैं तो बराबर करके टो लिख दिया, यहां कार्य निकाल रहे हैं तो बराबर करके W लिख दिया। अब इधर देखो कोण में क्या आएगा, तो आप कोण में देखेंगे तो यहां पर साइन थीटा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों तो सदिश राशि है ही है। अरे इसको देखो तुम तो, तीसरी है या नहीं। यदि तीसरी भी सदिश राशि है तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, और यदि अदिश राशि है तो यहां पर क्या आएगा, कॉस थीटा। सूत्र वही है, P कार्य हो तो P, बलाघूर्ण हो तो P। तो आप कितना आसान है आप देख सकते हो जब हम जोड़ के एक दूसरे को पढ़ते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से कोई नहीं बता पाएगा, आपको विश्वास करना होगा
और आप देख सकते हो कि हमको बस पीना है, वलाघूर्ण में पी, इसमें भी पी। ठीक है, पढ़ाई को अच्छी तरीके से पीना है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि साइन की जगह बस कॉस आ रहा है। अब यहां पर उसने कोण 2 कर दिए हैं, तो कॉस थीटा भी कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये घुमाने में क्या हो जाएगा, कार्य। किसी विद्युत ध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि हम घुमाएं उसकी साम्य अवस्था से, ठीक है, यानी ऐसे रखा है कोई विद्युत ध्रुव, यहां ए माइनस क्यू, ये बी पर प्लस क्यू और ये पी सदिश है। पी सदिश ई सदिश की दिशा में रखा हुआ है, तो ये साम्य अवस्था। अब यदि यहां से मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाता हूं ना, तो घुमाने में जो किया गया कार्य है वो ये होगा, W बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। और हम देख सकते हैं कार्य ही स्थित ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित। जैसे ही हम इसको घुमाएंगे, आप देखिए गौर से, मैं इससे बता सकता हूं आपको। ठीक है, यहां पर ये विद्युत ध्रुव है, तो इस पर बल क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और इस पर बल क्षेत्र के विपरीत लग रहा है। तो जैसे मैं घुमाऊंगा तो ये विद्युत क्षेत्र इस सिरे को अपनी दिशा में लाना चाहता है और इसको विपरीत करना चाहता है अपनी दिशा के। तो इस सिरे पर एक बल इधर लगेगा और इस सिरे पर बल एक इधर लगेगा, यानी इस वलाघूर्ण के विरुद्ध मुझे इसको घुमाना होगा। आप समझ सकते हो आसानी से कि वलाघूर्ण काम कर रहा है, इस सिरे पर एक बल, इस सिरे पर एक बल, इस पर बल ऐसे लग रहा है, ठीक है, और इस पर जो बल है वो ऐसे लग रहा है। तो अब इसको हम यदि घुमा रहे हैं तो इस वलाघूर्ण के विरुद्ध मुझे इस मार्कर पर क्या करना पड़ेगा, कार्य। और ये यदि विद्युत ध्रुव है तो इस पे भी क्या करना पड़ेगा, कार्य। किसके विरुद्ध है ये जो काम निकल के आया है हम लिख सकते हैं ये वलाघूर्ण के विरुद्ध है। और वलाघूर्ण के विरुद्ध किया गया कार्य है ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किया गया कार्य स्थित ऊर्जा के क्या होता है, तुल्य। तो W बराबर हो जाएगा U। तो हम कह सकते हैं स्थित ऊर्जा U बराबर आ जाएगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो कार्य पूछे तो ये रहा, स्थित ऊर्जा पूछे तो ये, और कौन से उसमें है, ये घुमाने में किए गए कार्य में। मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपकी समझ में आया नहीं आया, ठीक है, उसको चेक करने के लिए मैं आपको यहां पर एक सवाल बता रहा हूं। ठीक है, यदि वो सवाल आपने स्वयं कर दिया तो समझो ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर है, और यदि उसको करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो आपको दोबारा से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं देखो इसको अच्छी तरह से देख लेना, हम कहां तक पहुंच गए विद्युत ध्रुव में, तीव्रता, वलाघूर्ण, विभव, स्थित ऊर्जा, और स्थित ऊर्जा में एक तो घुमाने में किया गया कार्य, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अनंत से विद्युत ध्रुव को बाह्य क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, आपको यह पता लगाना है पहले तो कि वो इन चारों टॉपिक मैंने लिखे इनमें से किससे संबंधित है वो। ठीक है, और जिससे संबंधित है उसका ही आपको सूत्र यूज करना है। इन तीव्रता से संबंधित है तो ये है सूत्र, वलाघूर्ण से ये रहा, विभव से ये रहा, स्थित ऊर्जा से घुमाने में है तो ये रहा। ठीक है, तो आप इनसे यहां से निकाल लेना
कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है, इसको आप देख लेना। तो क्या है क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। मैं आपको टेक्निक बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने की, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले उसे लिख देते हैं, ठीक है। एक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव समरूपी विद्युत क्षेत्र की समरूपी विद्युत क्षेत्र ई सदिश के लंबवत रखा है। एक विद्युत द्विध्रुव समरूपी विद्युत क्षेत्र ई सदिश के लंबवत रखा है। अब इसे आधा चक्कर घुमाने में, अब इसे आधे चक्कर से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, है ना। यहां पर मैं किया गया कार्य क्वेश्चन मार्क कर देता हूं। यह है एक विद्युत द्विध्रुव है जो समरूपी विद्युत क्षेत्र ई सदिश के लंबवत रखा है। तो इस स्थिति से इसको आधा चक्कर हम घुमा रहे हैं, तो आधा चक्कर घुमाने में कितना कार्य होगा। देखो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले ध्यान से उस प्रश्न को टुकड़ों में पढ़िए, क्या कह रहा है, क्या दे रखा है। तो इसने शुरू में कहा कि एक विद्युत द्विध्रुव है और वो ई के क्या रखा है, लंबवत। तो हम इन शब्दों से और इसका डायग्राम बना लेते हैं। मैंने माना, देखो अब इसको सॉल्यूशन बता रहे हैं हम आपको। तो यहां पर आ जाएगा इसका हल जो है, उसके लिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये ई सदिश हो जाएगा, मान लिया मैंने इधर है वो, और विद्युत द्विध्रुव अभी बताया था मैंने, यानी पी, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये पी सदिश है और ये कौन सा है, ई सदिश। ये कैसे रखा है, लंबवत रखा है, ये इसके लंबवत रखा है। तो यहां पर ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। अब वो यहां से कह रहा है अब इसे आधा चक्कर घुमाया जाए तो कितना कार्य होगा। तो इसको मान लेता हूं मैं स्थिति फर्स्ट हो जाएगी ये। स्थिति सेकंड में क्या होगा, स्थिति सेकंड में इसको आधा चक्कर घुमाएंगे, ठीक है। पहले यहां रखा हुआ है वो, और पूरे चक्कर का मतलब क्या है, पूरे चक्कर का मतलब ये होता है ये वापस घूमकर इसी स्थान पर आ जाए। यहां से चले ऐसे घूमकर वापस इसी जगह आ जाए तो उसे पूरा चक्कर कहते हैं। और यदि इसकी दिशा उलट जाए तो उसे आधा चक्कर कहते हैं। यानी अब ये तीर ऊपर को है इसका, और यदि ये नीचे हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम आधा चक्कर, जो कि विपरीत हो गया है।
तो आधा चक्कर घुमाने का मतलब इसे घुमाना, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 180। तो सेकंड स्थिति में क्या है, आधा चक्कर घुमाने में, आधे चक्कर से घुमाने पर, आधा चक्कर से घुमाएंगे तो आप घुमा दो, देखो ई तो सेम रहा ज्यों की त्यों, लेकिन हमने पी को आधे चक्कर से घुमा दिया, तो ये इस तरीके से स्थिति आ जाएगी, ये हो जाएगा पी सदिश। अब आप निकाल लीजिए, यहां पर θ1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और यहां पर यदि थीटा निकालेंगे तो θ2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो पहले से था ही वो, और इसको आधा चक्कर घुमाने का मतलब है कितने डिग्री घुमा दिया इसको, 180 डिग्री और घुमा दिया, यानी θ2 बराबर हो चुका है ये टोटल 90 और 180 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, कार्य। तो मेरे पास दो मान आ चुके हैं, θ1 पता है, θ2 पता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को E मान लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मान लिया मैंने P सदिश, और हमारा जो सूत्र है घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर हो जाएगा, देखिए कार्य बराबर, मैंने अभी आपको सूत्र बताए थे उसमें दिमाग लगाओ, तीव्रता ये पूछ नहीं रहा है, विद्युत विभव भी नहीं पूछ रहा है, 30 नंबर पर बलाघूर्णता बलाघूर्ण से संबंधित भी नहीं है। तो अब हमारा चौथा टॉपिक आता है विद्युत स्थित ऊर्जा वाला, और उसमें लिखा हुआ था घुमाने में किया गया कार्य। तो घुमाने में जो किए गए कार्य का सूत्र था ये हो जाएगा, देखो W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2, ये अभी बताया था मैंने आपको। तो घुमाने में कार्य होगा P cos θ1 माइनस के cos θ2। तो मैं समझ गया सिर्फ इसी सूत्र से ये प्रश्न हल होगा, इसका सॉल्यूशन इसी से किया जा सकता है, तीव्रता से नहीं, विभव वाले से नहीं, बलाघूर्ण वाले से नहीं। तो देखो एक तरीका तो ये आपको मिल गया कि सबसे पहले हमको प्रश्न पढ़ के सूत्र निकालना है, यानी कौन से सूत्र से ये सॉल्व होगा। तो उसने कार्य पूछा और कार्य सिर्फ एक ही सूत्र में था, W बराबर P cos θ1 माइनस के cos θ2। किसकी बात कर रहे हैं हम, विद्युत द्विध्रुव की, और विद्युत द्विध्रुव में कार्य का यही सूत्र हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मान रख दीजिए, कार्य निकालना ही है तो यह प्रश्न से, देखो आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो हमें यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रश्न अनुसार, या प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न से, मान रखने पर आ जाएगा W बराबर PE ज्यों की त्यों cos θ1, तो θ1 की जगह आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस cos 90 और 180 कितने हो गए 270 डिग्री। क्लियर। अब आप cos 90 का और cos 270 का मान निकालिए, इन दोनों के मान आपको पता चल जाएंगे तो कार्य का मान भी आ जाएगा। लेकिन बच्चों जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा इस गणित के टॉपिक से डर लगता है और इसीलिए वो प्रश्न करने में हिचकिचाते हैं या उनको प्रश्न करने से डर लगता है। तो देखो मैं आपको बिल्कुल साथ के साथ हर चीज बता रहा हूं,
तो आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें, आपको जहां भी दिक्कत आएगी वहां मैं आपको पहले से ही बता दूंगा, ठीक है। आप देखिए, आपको यह समस्या आ सकती है cos 90 का मान कितना होता है, cos 270 का मान कितना होता है। तो इन मानों को हम ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। देखो ये चीज आपको कोई नहीं बता पाएगा, आप मैं बता रहा हूं। देखो आप या तो यहां पर सारणी में रट्टा मार लो, उससे मान निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं एक दूसरा सरल और सिंपल तरीका बता रहा हूं, इनको याद करने के लिए कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। sin इतने का मान इतना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो हम ग्राफ से देख लेते हैं। देखो ये हमारा x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस वाई। ये प्लस वाई, ये मान लेता हूं मैं माइनस वाई, और ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तरंग बनानी है, मान लो ग्राफ बनाना है, तो ये देखो इस तरीके से अधिकतम मान तक पहुंचेगा, फिर ये दूसरी विपरीत दिशा में जाएगा, वहां भी अधिकतम से वापस साम्य अवस्था में आएगा। ये बीच की जो एक्स अक्ष दर्शाई है, ये साम्य अवस्था को दर्शाता है, तो साम्य अवस्था के इर्द और गिर्द, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो स्थितियां हो जाएंगी, इसमें मान होगा प्लस में और इसमें मान क्या होगा, माइनस में। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, साइन का वक्र है, तो साइन थीटा के लिए ये याद रखो, एक पहाड़ ऊपर और एक नीचे उल्टा। तो साइन 0 का मान यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 0, 0 के बाद हम ले लेते हैं यहां पर 90 डिग्री, 90 के बाद ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, और इसको लिख लेते हैं हम 360। यानी साइन 0 का मान तो 0 होता है, 90 का मान कितना आ रहा है, +1, ये +1 है। 180 का, फिर यहां देखो 180 के लिए 0 हो गया, पहले 0 था, फिर +1 हुआ, फिर कितना हुआ, 0, और अब की बार कैसा हो जाता है ये, -1 270 पर, और 1 के बाद क्या आता है, 0, तो -1 है, इसके बाद फिर से उत्तर क्या आ जाएगा, 0, 0 +1, 0 -1 और फिर 0। यानी हम साइन के मानों में देख सकते हैं, 0 से स्टार्ट करो, 0 आया, +1, फिर 0, 1 के बाद 0 आती है, और फिर 0 के बाद 1, तो अब की बार -1 आएगा, और -1 है तो फिर क्या आएगी, 0 आएगी। 0 है, +1, +1 के बाद 0 आएगी, 0 के बाद -1 आएगा, और -1 के बाद क्या आएगी, 0, 0 के बाद 1 आएगा, पहले प्लस का आ चुका है, तब की बार क्या आएगा, माइनस का। ये आप ग्राफ से बना सकते हो, ग्राफ बना के देख सकते हो। तो मुझे जिसका भी मान चाहिए वो इस ग्राफ से पता चल जाएगा। जैसे मुझे sin 270 का मान बताना है, तो ये sin का है, तो 270 का मान होता है -1। sin 180 का बताना है, 180 ये रहा, 0। ये 90 पर है, तो 90 पर यहां ऊपर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वो +1 हो जाएगा। हम ये देख सकते हैं, कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम कॉस के लिए देख लेते हैं, और कॉस के लिए हम देखेंगे तो उसके लिए कैसा ग्राफ आएगा, देखिए मैं यहां बना देता हूं। इसमें देखो cos 0 का मान 1 होता है, तो इतना तो हम जानते हैं sin 0 का मान 0 ही होता है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा,
और cos 0 का मान 1 होता है, तो ग्राफ इसका यहां से स्टार्ट होता है, ये होगा अधिकतम मान, तो यहां से स्टार्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं यहां पर इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, कॉस का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का ग्राफ है। तो 0 का मान कितना होता है, +1। उसके बाद यहां पर हम देख सकते हैं, देखो ये जो मान आएगा +1 है, ये 0 है, यहां पर 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। 90 के बाद आता है 180, तो ये देखो यहां पर हो जाएगा ये 180, और 180 डिग्री में यहां पर -1 मान आएगा 180 के लिए। अब 180 के बाद कितना आएगा, 270, 270 के बाद ये 360, तो 360 में फिर से +1 और 270 में फिर से 0। तो आप देख लो ये मान किससे स्टार्ट हुआ है, ये तो किसके मान है, साइन के। ठीक है, अब कॉस के देखें हम, तो शुरुआत हुई है देखो 1 से, प्लस का 1, तो 1 के बाद क्या आएगी, 0, 0 के बाद क्या आएगा, -1, और -1 के बाद क्या आएगा, 0, 1 के बाद 0 आती है, 0 के बाद 1 आता है, तो अब 0, और 0 के बाद फिर से क्या आएगा, 1। पहले यदि माइनस का आया तो प्लस का आएगा, और प्लस का आया तो माइनस का आएगा, 1 0 1 0 यही चलता रहता है। यानी इसको 0 से स्टार्ट कर दो और इसके मान को किससे स्टार्ट कर दो, 1 से, बात खत्म। या आप ग्राफ से कोई भी मान आसानी से निकाल सकते हो। कौन कौन से हैं ये, 0, 90, 180, 270 और 360, 9 का भाग जा रहा है इनमें। ठीक है, तो अब हमें क्लियर इनका मान पता चल जाएगा। देखो W की जगह तो W आ जाएगा कार्य, और P जो कि त्यों, cos 90 का मान देख लीजिए कितना आ रहा है, cos 90 का मान 0, cos 270 का मान भी 0, तो ये आ जाएगा 0 - 0 बराबर आ जाएगा 0। यानी जो किए गए कार्य का मान है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। आपने ये प्रश्न ही नहीं सीखा है, ठीक है, कि एक प्रश्न ही नहीं सीखा है, आपने बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखी हैं। कौन से बिंदु पे निकालना है, देखो चक्कर लगा रहे हैं तो आधे चक्कर में कोण कितना बनेगा, आधा बोले उसने तो हमें 180 डिग्री ही उसे घुमाना है। कई स्थितियों में साइन कॉस का मान कैसा होता है, उनके ग्राफ वक्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये कोज्जा का वक्र है और ये ज्या वक्र है। आगे भी ये चीज आपको हेल्प करेगी, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो अब हम चलें अगले टॉपिक पर। तो हम अब इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव का स्थित ऊर्जा का लास्ट टॉपिक है। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो जब नोट कर लें तो उसके बाद हम अगला टॉपिक लिख देते हैं। वही है हमारा टॉपिक, विद्युत द्विध्रुवी है, और उसमें भी टॉपिक वही विद्युत स्थित ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की
इससे पहले हम घुमाने में निकाल चुके हैं, अब हम इसकी टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, पहले साम्यावस्था रखने में निकालेंगे और फिर हम निकाल लेंगे इसको घुमाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, एक समान ही विद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखना। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, यहां पे मैं लगा लो, है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक है। ठीक है, दोबारा सुन लो, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक है। हम जानते हैं कार्य ही क्या होती है, स्थित ऊर्जा होती है। यदि विद्युत द्विध्रुव पर हम कोई काम करेंगे तो वो काम ही उसमें स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां पर आपको पता चल रहा है, देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, तो हम आसानी से इसका चित्र बना सकते हैं। वो खुद कह रहा है बाह्य विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। ठीक है, कैसा होगा, एक समान। तो हम यहां पर बनाएंगे तो ये आ जाएगा, देखो एक, बिल्कुल एक समान बना दीजिए। ऐसे हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दी हैं। विद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त किया जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो मैंने यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना ली हैं ये, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी। और इसको ले लेता हूं मैं, देखो यहां पर लिख देता हूं ई सदिश। बाह्य विद्युत क्षेत्र इसने बोला था टॉपिक ने, तो हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र बना लिया और इसमें विद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा निकालनी है। और हमें पता है स्थित ऊर्जा के लिए हमें उसको कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से लाना पड़ेगा। किसको, विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में। सपोज करो ये अनंत है, अनंत, और अनंत से मैं विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में ला रहा हूं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य इस विद्युत द्विध्रुव में स्थित ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। ध्यान से समझ लेना, मेरे पास ये एक विद्युत द्विध्रुव है, यहां ले लेता हूं मैं, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। ये विद्युत द्विध्रुव है ये भी, और इस विद्युत द्विध्रुव को मैं इस बाह्य क्षेत्र में ले जा रहा हूं। तो बाह्य क्षेत्र में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य इस विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित। और उसी कार्य को हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बस आपको अनंत से इसको लाना है, और लेकिन लाना कैसे है, इस प्रकार लाना है कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रहे। यानी मैं मान लूं, देखो ये हो जाएगा ए माइनस क्यू आवेश, ये हो जाएगा V प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी मान लेता हूं मैं 2a,
और ये हो जाएगा P सदिश। यहां मैं डॉट डॉट करके ये बना लेता हूं, अनंत से ला रहे हैं हम इसको। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। यहां से उठा के और इसको हम यहां पर लाए हैं, तो लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य ही स्थित ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। तो आप सबसे पहले वो हेडिंग लिख लेना, ठीक है। उसको लिखने के बाद आप ये चित्र बना लेना, ठीक है। ये अनंत से लाने के लिए है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप चित्र बनाइए और हेडिंग लिखिए। अब हम क्या करेंगे, देखो मुझे इसकी डेरिवेशन करनी है, तो कैसे कर सकते हैं हम डेरिवेशन? अरे मुझे स्थित ऊर्जा निकालनी है, तो आप दिमाग दौड़ाइए। स्थित ऊर्जा यानी मुझे क्या निकालना है? कार्य। मैं लिख देता हूं यहां पर, स्थित ऊर्जा यानी क्या निकालना है? कार्य। मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा आवेश पर, वो कार्य ही स्थित ऊर्जा होगी। और मैं कार्य का सूत्र जानता हूं, कार्य बराबर होता है W बराबर होगा आवेश इंटू विभव। लेकिन हमारे यहां पर आवेश Q है, विभव मौजूद नहीं है, तो हमें फिर दूसरा सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा, W बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि हमें कौन सा कार्य का सूत्र अप्लाई करना है। बल देख लेंगे कितना लग रहा है विद्युत द्विध्रुव पर, विस्थापन देख लेंगे विद्युत द्विध्रुव कितना विस्थापित हो रहा है, और उन दोनों के गुणनफल से क्या निकल जाएगा? कार्य। और कार्य क्या हो जाएगी? स्थित ऊर्जा। तो देखिए आप, यहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है क्योंकि अनंत है। तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? 0। तो यहां ना तो -q आवेश पर बल लग रहा है और ना बल लग रहा है +q आवेश पर। लेकिन हम इसके साथ यह भी जानते हैं कि +q आवेश पर तो क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा, जबकि -q आवेश पर बल क्षेत्र के कैसे लगता है? विपरीत। तो सपोज करो ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, तो ऋणावेश तो अपने आप खिंचेगा, जबकि धनावेश को ये विरोध कर रहा है, तो धनावेश को हमें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। -q आवेश स्वयं जाएगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र -q आवेश को बुलाना चाह रहा है, उस पर इसी दिशा में बल लग रहा है जिधर हम इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन +q आवेश पर बल तो जिधर ले जा रहे हैं उसके कैसे लग रहा है? विपरीत। तो -q आवेश पर किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा नेगेटिव, और इस पर किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर पॉजिटिव, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव में दो प्रकार के कार्य हो गए। भाई मेरा टारगेट विद्युत स्थित ऊर्जा निकालना है, तो मैंने दो सूत्र लिख दिए। एक तो सूत्र होता है कार्य का Q इंटू V, एक सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। अब सोचो, आप दिमाग लगा लो कौन सा लग सकता है। यदि विभव दिया है तो ऊपर वाला लगा दो, और विस्थापन दिया है तो नीचे वाला लगा दो। तो हम अनंत से विस्थापित कर रहे हैं, तो समझ गए ये सूत्र लगेगा।
तो इसके लिए मुझे कार्य देखो, एक नेगेटिव और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों कार्य हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि ये दोनों समान हुए, विस्थापन पे डिपेंड है, दोनों का समान विस्थापन है तो टोटल कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। और यदि प्लस क्यू आवेश ने ज्यादा विस्थापन किया है तो कार्य नेट आ जाएगा धनात्मक, और माइनस क्यू आवेश ने ज्यादा कार्य किया है तो कार्य कैसा आ जाएगा, नेट नेगेटिव। लेकिन आपको पता चल जाएगा बेटा, देखिए यहां पर माइनस क्यू आवेश है, वो यहां तक तो दोनों समान है, धन आवेश भी यहां आया है और माइनस क्यू आवेश भी आया है, दोनों इस बिंदु पर आए हैं, और प्लस कार्य और माइनस कार्य दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य। लेकिन इस बिंदु से आगे तो सिर्फ, इस बिंदु से आगे तो सिर्फ कौन सा आवेश गया है, माइनस क्यू आवेश गया है। यानी यहां तक तो दोनों ने बराबर दूरी तय की है, बराबर विस्थापित हुए, और वहां से आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र के अंदर फालतू दूरी किसने चली है, यहां पर आप फालतू दूरी देख सकते हो, ये माइनस क्यू आवेश ने चली है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि देखो प्लस क्यू आवेश पीछे से भी तो चला है। भाई माइनस क्यू आवेश जितना आगे था, प्लस क्यू आवेश उतना पीछे था, तो दूरी तो समान होगी ना। आपको ये चीज कोई नहीं बता पाएगा, आप गौर से देख लो और देख लेना, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे फिजिक्स के, लेकिन आपको ये चीज पता ही नहीं चलेगी। सट अनंत बोला, अनंत से उठाया और वो आ जाएगा और कह देंगे अतिरिक्त दूरी इतनी चलेगी। लेकिन आप सोचिए उसको, दोनों एक जगह से चल रहे हैं, अरे ये थोड़ा आगे है और वो थोड़ा पीछे है, तो भाई दूरी तो बराबर होगी, ठीक है। तो फिर एक ने फालतू दूरी कैसे चल ली, तो आप दिमाग लगा लेना, ठीक है। और हम आपको कल इसको बता देंगे किस तरीके से दूरी उसकी एक्स्ट्रा होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स सभी बच्चों को, ठीक है।